तो जैसे उदाहरण के तौर पे स्लाइड में एक एग्जांपल दिख रहा है सबसे ऊपर, ही सेड वाओ, है ना। उस स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके ठीक नीचे हमें इंटरप्रेटर में जो है कोई एक एरर मिल रही है। दैट एरर गॉट रिजॉल्व्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द पेज, जिसमें कहा गया है कि उस स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर को, डबल एपोस्ट्रोफ को, अगर आप बैकस्लैश से प्रोसीड करते हैं तो वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। फाइन। तो दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं ऊपर नीचे, अगर देखें तो। हम्म। तो स्ट्रिंग नाम की अगर एक स्ट्रिंग ली जाए जिसमें कि कहा जाए कि मैं स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना चाहता हूं, एंड दो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ दिस काइंड, जैसे यहाँ लिखा गया है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हो? हम्म। क्या हो गया? इट वर्किंग वेल। चलो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस, इसको अपन स्किप करके देखते हैं अभी बाद में। सम फंक्शंस आर देयर ऑफ द स्ट्रिंग, उसको कवर करते हैं अभी। वो मेरे को पता है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या समझदार है, वो अपने अभी चलने लग गया, वो पता नहीं क्या है, वही उसकी चीज है। Some functions are there corresponding to strings, and those functions are if you want to find length for a defined string, ठीक है, कोई भी एक string है, उसकी length, अगर आपको total length मतलब total number of characters involved in it, वो अगर calculate करना है तो built-in function len we use for it, ठीक है। तो एक string के ऊपर अगर डायरेक्टली अगर आप len built-in function यूज करते हैं तो that is going to return लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज एलियन ओवर द स्ट्रिंग दैट वी यूज, अगर मैं यूज करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू गिव मी 7। 7 इसलिए क्योंकि इससे ठीक पहले वो जो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दी थी, हेलो एंड देन एक्सक्लेमेटरी साइन 2 बार, उसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 करके लेंथ आएगी, दैट इज द टोटल लेंथ व्हिच इज दिस रिटर्निंग। तो किसी प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कि हमें फेच करना या जरूरत पड़ रही है एक स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने की, तो दिस बिल्ट इन फंक्शन कैन बी यूज्ड। आफ्टर फाइंडिंग लेंथ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, जो पहले भी हमने क्लास में एक बार यूज किया था, ये शब्द कॉन्केट, ठीक है, कॉन्केटिनेशन, कि जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्लब करते हैं, मर्ज करते हैं, तो दैट इज व्हाट यू कॉल कॉन्केटिनेशन। कॉन्केट करने के लिए अनलाइक द अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, यहाँ पर स्ट्रिंग सीधे सीधे वो जो एडिशन वाला ऑपरेटर है उसको सपोर्ट करती है। अब अनलाइक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पहले अगर मान लीजिए कि आप जब ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस लाइक सी या सी प्लस प्लस या वगैरह पे काम करते थे, तो वहां पर स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए स्पेशल फंक्शंस यूज होते थे। और एक फंक्शन मुझे याद आता है सी प्लस प्लस का, वो बोलता था str-cat, स्ट्रिंग कैट, राइट। वो str-cat आप यूज करते थे, उसमें एज अ पैरामीटर दो स्ट्रिंग पास करते थे, फाइन। और उसके लिए भी आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करके आनी पड़ती थी, वो होता था स्ट्रिंग डॉट एच। तो इस तरीके से आप पूरा एक अरेंजमेंट करते थे, स्पेशल फंक्शन लगा के दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ पाते थे, फाइन। किसी ने सी प्लस प्लस पे काम किया है पहले, सी या सी प्लस प्लस पे? हम उस समय अगर बोलते थे कि यार नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, आई डोंट वांट टू यूज str-cat, आई वांट टू यूज प्लस फॉर कॉन्केटिंग टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो वो भी अचीवेबल होता था। लेकिन उसके लिए फिर हम लोग ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट जो है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो है वहां पे यूज करते थे। वहां पे ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता था, है ना। हालांकि हमें अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी, ऑपरेटर ओवरलोड का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटर जो जिस फंक्शनलिटी के लिए नहीं बना है उसको उसके लिए यूज करना, ठीक है। जैसे प्लस, सी प्लस प्लस में प्लस जो है वो दो कौन से ऑपरेंड्स बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता था, वो दो न्यूमेरिक ऑपरेंड सपोर्ट करता था।
ऑपरेंड्स का मतलब होता है जो ऑपरेटर के को यूज करते हुए आप आपस में क्लब कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने लिखा ए प्लस बी, तो प्लस इज ऑपरेटर, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, राइट। तो उन ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में क्या होता था कि प्लस ऑपरेटर जो है वो न्यूमेरिक ऑपरेंड्स को सपोर्ट करता था, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेंड्स को सपोर्ट नहीं करता था। तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वहां जाते थे, ऊप्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के जरिए। फिर वहां पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता था कि जो ऑपरेटर प्लस अभी तक केवल नंबर्स के लिए काम कर रहा है, उसको मैं मेरे प्रोग्राम में स्पेशल डेफिनेशन के जरिए स्ट्रिंग्स पे काम करवा रहा हूं। तो इसके लिए प्रोग्रामर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी, राइट। यहां वो चीज बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल है, यहां पे हमें वो सब ओवरलोडिंग वाला काम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये 2 मिनट में जो स्टोरी अपन ने अभी डिस्कस करी उसके पीछे कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, बट कहीं किसी दिन कोट करने की बात आ जाए कि यार व्हाट डू यू फील आर एडवांटेजेस ऑफ पाइथन ओवर द अदर लैंग्वेजेस, तो दिस थिंग कैन बी कोटेड देयर कि लाइक दिस इज वन एग्जांपल वेयर समवेयर वी हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ थिंग, और अब हम ऐसा कर पाते हैं। तो कहानी किससे जितने रखोगे उतने काम आएंगे अपने पास, राइट। So x equals to ABC and y is equals to say DEF, and straight away if I tried finding x plus y, so that will concat two strings and gives us the result. And so for this we straight away use the plus operator, which in case of string is doing the operation of concatenation. Then I'm having a concept of repetition as well. repeat का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग का कंटेंट है उसी को मैं और बार रिपीट करना चाहता हूं, तो वो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन से, एस्ट्रिक साइन। फाइन। जब हम 2 गुणित 3 करते हैं तो हमें मैथमेटिकली आंसर 6 मिलता है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग गुणित 3 करते हैं तो उसका मतलब ये होता है उस स्ट्रिंग का 3 बार रिपीटेशन, वो अकरेंसेस बढ़ा देगा कुल मिला के। फाइन। So if I try finding x into 3, so that will repeat ABC. Fine. वो रिपीटेशन कितनी बार होना है? 3 बार। ABC, ABC, ABC. So this is one more property of strings, that by using this multiplication operator, you can repeat the content of string, right? So mathematical operators, the arithmetic operators are working with strings as well, but they are having their different meanings here. न्यूमेरिक के अलावा इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? द नेक्स्ट वन, सबस्ट्रिंग टेस्ट। अब सबस्ट्रिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि क्या ये हिस्सा हमारी स्ट्रिंग को बिलोंग करता है या नहीं करता है। समझो, सेट्स, सबसेट्स, स्ट्रिंग्स, सबस्ट्रिंग्स। सबस्ट्रिंग्स मतलब अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है AGT, in is the keyword that you're using here, AGT in that string। तो वो पूरी स्ट्रिंग अगर मैं शुरू से आखिरी तक देखूं तो किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करते हुए 3 इस तरह के कंसेक्यूटिव कैरेक्टर मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। आई एम नॉट हैविंग AGT इन्वॉल्व देयर। फाइन। सिंस AGT is not involved there, that's why the result that is getting displayed there is false। फाइन। अगर वो उसे मिल जाता तो रिजल्ट आता ट्रू, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक कंडीशन में जहां मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर दिस पार्ट बिलोंग्स टू योर स्ट्रिंग और नॉट, तो यू कैन चेक इट यूजिंग एन कीवर्ड। फाइन। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल सबस्ट्रिंग टेस्ट, सबस्ट्रिंग टेस्टिंग। ये सबस्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग को बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो से x if is SATISH, then and if I try testing blank sorry ATI in x, so I'll get result true since this ATI belongs to the string। Fine, it is a part of that string। And if suppose I tried testing ATI in x, what will I get now? True or false? False। I'll get false since we already discussed that it is a case sensitive world, ठीक है। यहाँ पर केस सेंसिटिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर दिस विल डिस्प्ले दैट ATI इज नॉट अ पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द केस एज वेल जब भी मैं ये पैरामीटर्स अप्लाई कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, लाइट बंद कर दे, नहीं हुई यार।
अब थिएटर वाली फीलिंग आ रही है क्यों? इनमें मजा तो आ रहा होगा ना, आनंद तो बढ़ गया। आनंद आना जरूरी है, बाकी कुछ होना हो। देन वी केम टू अ पॉइंट जहां पर एक शब्द मुझे अब यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है, एंड दैट वर्ड इज मेथड, राइट? मेथड इज नथिंग बट फंक्शंस। जो हम लोगों ने पहले कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों ने फंक्शंस के नाम से जो चीजें पढ़ी हुई हैं, समटाइम्स दे आर रेफर्ड एज मेथड्स एज वेल, ठीक है। तो मेथड्स जो है वो हम खुद भी लिखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते ही हैं, हमें भी एक दो लेक्चर्स में फंक्शंस तक आना ही है। हम हमारे खुद के फंक्शंस लिखेंगे, बनाएंगे, स्टोर करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे, रीयूज करेंगे, फाइन। बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अलावा भी इनबिल्ट फंक्शंस भी बहुत सारे पाइथन की लाइब्रेरीज में होते हैं, जो हम हमारे प्रोग्राम में हमारे कन्वीनियंस, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ दो फंक्शंस आर गोइंग टू बी मेंशन्ड हियर, जिसमें से एक फंक्शन जिसे यहाँ लिखा है फाइंड, फॉर एग्जांपल। तो एक स्ट्रिंग के साथ में अगर आप फाइंड फंक्शन यूज कर रहे हो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नेम बता रहा है, उसका नाम बता रहा है, इट इज गोइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट थिंग दैट यू आर फाइंडिंग इन द स्ट्रिंग, ठीक है। वो आपको पोजीशन दे देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो। जैसे कि यहां पर अगर मैं ढूंढूं, सपोज व्हाट वाज माय स्ट्रिंग, x dot find in a bracket, I used a literal ATI, वहां अलग लिखा है, यहां अलग काम कर रहे हैं, बट देन इट फाउंड इट। क्या लिखा है इसने, कहां मिला इसको, पोजीशन नंबर 1, एंड सिंस वी नो दैट द इंडाइसेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, तो 0 इंडेक्स से शुरू करते हुए उसने जांचना शुरू किया। इंडेक्स नंबर 1 पे ATI का अकरेंस उसको मिला, इसीलिए उसने वो स्टार्ट पोजीशन आपको दे दी कि हाँ, फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 यू विल फाइंड दिस थिंग जो आप ढूंढ रहे हो आपकी स्ट्रिंग में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं सपोज x की एक वैल्यू सेट करूं और उसमें लिखूं x इक्वल्स टू, जस्ट अ सेक, x इक्वल्स टू ab ab ab, ab ab ab, और उसके बाद में फिर मैं वही चीज करूं, फाइंड a इन दिस स्ट्रिंग, तो मुझे मिलेगा 0। वाई आई एम गेटिंग 0, स्टार्टिंग इंडेक्स पे 0 मिला है। तो एक कंक्लूजन और शायद बाहर आ रहा है, दैट कंक्लूजन इज फर्स्ट अकरेंस। जो पहला उसको मैच मिला, उस पहले मैच के रिस्पेक्ट में वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द फाइंड इज वर्किंग। इसी के उदाहरण उसमें ऊपर दिया हुआ, फाइंड एंड वी आर हैविंग काउंट एज वेल। काउंट का मतलब क्या हो गया, इट विल काउंट दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर की कितनी बार इस कैरेक्टर की अवेलेबिलिटी या अकरेंस जो है इस स्ट्रिंग में आई है, फाइन। so my string x dot count over character a gives me 3, right? Since there are 3 a's involved in this string here, fine. Then I'm having lower and upper methods here. नाम से बिल्कुल क्लियर आ रहा है, लोअर और अपर का मतलब ये रहेगा कि वो उनको लोअर केसेस और अपर केसेस में कन्वर्ट कर। दिस इज अ वेरी गुड मेथड ना, कभी हमें प्रोग्राम में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है कि हम लोअर केस और अपर केस में जो है हमारी स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो एक्स डॉट अपर आई एम यूजिंग फर्स्ट, सो दैट गिव्स मी दिस, ठीक है। और ये अभी भी वैसी ही है। इसमें बदलाव क्यों नहीं आया, मतलब कन्वर्जन के बाद में, अच्छा, मैं तो पिछली 2 लाइन ऐसे ही, मतलब रैंडम क्वेश्चन है। अगर मैंने लिखा है एक्स डॉट अपर तो इट गिव्स मी ए बी ए बी ए बी, एंड देन आई अगेन डिस्प्लेड एक्स, बट एक्स इज स्टिल अनचेंज्ड। करेक्ट। नहीं, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने उसे अपर में कन्वर्ट किया है, तो फिर बाद में जब मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो वो स्मॉल में क्यों नहीं आ रही है, बस ये पूछ रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये x डॉट अपर जो है ये बेसिक ऑपरेशन है यार। उसमें तुम ये बोल रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं अपर मेथड अप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा,
ठीक है, तो वो रिजल्ट जो है वो ये मिलेगा, उसने डिस्प्ले कर दिया, बट दैट डज नॉट मीन्स कि वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके कंटेंट को आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं है। एक्स डॉट अपर इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, बट यू आर नॉट कैचिंग दैट थिंग, यू आर नॉट कैचिंग दैट अपर स्ट्रिंग, अपर केसेस वाला स्ट्रिंग, रादर यू आर डिस्प्लेइंग इट जस्ट। फाइन, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? देखो इस चीज को अगर हम ऐसा लिखते तो एक्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अपर मेथड लगाई, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के कंटेंट को अपर केसेस में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में चूंकि ये एक मेथड है, चूंकि एक फंक्शन है, इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, वो भी हमें पता है कि वो रिटर्न क्या करेगा, लोअर केसेस को अपर केसेस में कन्वर्ट करके जो स्ट्रिंग आएगी वो रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद में हर मेथड के लिए एक कैचिंग एलिमेंट भी होता है, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, तो वो कैच करने वाला एलिमेंट कौन है यहाँ पर? वाई। वाई इज गोइंग टू कैच द रिजल्ट इन दिस केस। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं, x विल रिमेन x, इसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, बट अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद नेम y, जिसके अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा, राइट? इस परिस्थिति में so y will be this and x will remain as it is, same, right? But if I want to say change my x itself, so I'll rather like write this. उस केस में मैं क्या लिखूंगा? x is equals to x dot upper। ऐसा अगर मैंने कर दिया तो x में ही बदलाव करना है और वो बदलाव ले जाकर वापस x में ही स्टोर करना है। तो इन दैट सिचुएशन x will be getting printed in the amended form, in the updated form, ठीक है? तो वो सिर्फ एक ऑपरेशन था जो आपने x के ऊपर अप्लाई किया था, आपने x में बदलाव नहीं किए थे, आपने सिर्फ ये बोला था कि अगर इसके ऊपर ये चेंज करूं तो आएगा क्या, तो सिस्टम ने डिस्प्ले कर दिया कि ये आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि x में बदलना है चीजें, ठीक है? तो किसी भी ऑपरेशन का एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे थिंग्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड दैट रिजल्ट इज बाय डिफॉल्ट गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट गिवन, तो ये जो वैल्यू लेके आएगा वो आपके डिस्प्ले पे डाल देगा, बट देन ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आएगा। दिस विजन वी नीड टू क्रिएट हियर। फाइन बेटा, एंड सेम इज लोअर। एक्स डॉट लोअर का कंटेंट जो है वो अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करके लेकर आ जाएगा। तो ये स्ट्रिंग की मेथड है। एंड देन वी आर हैविंग अ मेथड विद नेम रिप्लेस एज वेल। रिप्लेस इज नेम सेज इज मेड फॉर रिप्लेसिंग समथिंग। जैसे वहां कहा गया है कि जी को यू से रिप्लेस कर दो, सी को यू से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे आई एम हैविंग एक्स एज दिस, और अगर मान लो कि मैं ये मेथड जो है यहाँ पे अगर यूज करूं हमारी स्ट्रिंग के ऊपर, तो x डॉट replace in braces the old thing that I want to replace with the new thing that I want there. Fine. तो इसमें ये हो गया कि जहां जहां पे it found A, it replaced it by C. ठीक है? तो this is how replace method works in strings. Replace में you can give the मल्टीपल लेंथ सबस्ट्रिंग एज वेल, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में दिख रहा है, ये भी आप करके देख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम सिंगल कैरेक्टर दें, हम मल्टीपल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है? उनका रिप्लेसमेंट किसी से भी कर लो आप, जो आपको ठीक लगे यहाँ पर। देन व्हाट आई एम हैविंग स्टार्ट्स विथ मेथड। अब स्टार्ट्स विथ मेथड का मतलब क्या होता है? वेदर माय स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ दिस कैरेक्टर और नॉट। फाइन। तो जैसे यहाँ पे अगर लिखा है इसने कि दिस स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ जी, इसका मतलब ये हो जाता है कि क्या ये स्ट्रिंग जी से स्टार्ट होती है? हाँ, हो रही है, इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा इसने एक दूसरा केस भी लिया, क्या दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ स्मॉल जी, क्योंकि हम केस सेंसिटिव वर्ल्ड में है, दैट्स व्हाई इसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है? इसका एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। तो वी कैन चेक with this starts with method whether a string starts with a specific character or not, ठीक है? So these are few methods, predefined methods of strings that we can use as per our requirement and the condition that we face, right beta? ठीक है, then स्ट्रिंग्स के ठीक बाद, स्ट्रिंग्स बेसिक यही है, बेसिक कुछ ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग्स के।
हालांकि दिस इज नॉट द एंड, एक्सप्लोरिंग करोगे तो बहुत बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंटली यूज मेथड्स बताई हैं, लेकिन जब हम मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स ढूंढेंगे पाइथन में, तो जितनी हमने पढ़ी है इससे और 5 गुना ज्यादा और मेथड्स आपको मिलेंगी। फाइन। तो ऐसा कभी मत मानना पढ़ाई के दौरान, इन सेशंस के दौरान, कि जितना पोर्शन हम पढ़ते हैं वही हमारा सिलेबस है। इसमें कोई सिलेबस नाम की चीज नहीं है। वी आर नॉट इनटू ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है। प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज अ स्पाइरल। ठीक है। इसके जितने अंदर हम जा सकते हैं उतना हम जा सकते हैं। स्पेसिफिक पोर्शन विल कवर हियर, इतना आप समझदार हो जाएंगे कि आप खुद एक्सप्लोरिंग करने लगे। ठीक। लेकिन अल्टीमेटली मान के चलो कि जिस दिन हम रियल वर्ल्ड में होंगे, जिस दिन हम काम कर रहे होंगे, इंडस्ट्री में होंगे, तो हो सकता है कि 10 के अलावा किसी दिन 11वीं चीज की आवश्यकता पड़ जाए। हमें ढूंढते आना चाहिए कि वो चीज क्या है। फाइन। Today we are now going to start a concept, and that concept is known as list. अभी तक अगर हम लोग बात करें डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप्स में शुरुआत से अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स देखे थे, है ना, फ्लोट देखे थे, स्ट्रिंग्स देखी है। और आज वो ट्रू फॉल्स जहां आया तो उससे समझ में आया कि बुलियन जैसी भी एक कोई चीज होती है। देयर इज अ डेटा टाइप नेम्ड बुलियन। उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो 4 तरह के डेटा टाइप्स मेरे पास आ चुके हैं अभी तक। एक है इंटीजर, एक है फ्लोट, एक है स्ट्रिंग और एक है बुलियन। इसके बाद में आप एक और डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोग जा रहे हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल लिस्ट। ठीक है। हम लिस्ट पे आज थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। चल, तो लेट्स स्टार्ट देन। और इसके साथ में मैंने एक चीज और नई आज ओपन कर ली है। इसके पहले हम लोग इंटरफेस के रूप में किस किस चीज पे काम कर चुके हैं। शुरुआत में जब से पहला सेशन स्टार्ट किया था तो वी वर्कड इन इंटरेक्टिव मोड। ठीक है। उसके बाद में वी वेंट टू नॉर्मल एडिटर नोटपैड, देन वी वेंट टू आइडल, राइट। और आइडल के बाद में आज मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली है। तो अगर आपने कहीं अगर एनाकोंडा का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है आपके सिस्टम पे, तो उस पैकेज के साथ में ही जुपिटर नोटबुक का लॉन्चिंग आता है ना, वहां से इसको आप ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी सॉफ्टवेयर एडिटर आइडियली इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये जुपिटर गूगल कोलैब जो है ये आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। फाइन। सीधे ऑनलाइन अगर आप आपके एड्रेस बार पे लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, तो वो सीधे एक वेबसाइट ओपन करेगा। उस वेबसाइट पे क्लिक करो, ऑनलाइन कर्नल उसके स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं पे आप आपकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इफ माय सिस्टम इज नॉट हैविंग पाइथन इंस्टॉल्ड एट ऑल, then also I can work on Python using this online editor, जिसमें से एक जुपिटर नोटबुक है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, दूसरा गूगल कोलैब भी यूज होता है। ठीक है। गूगल कोलैब, दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दो आई एम नॉट वर्किंग ऑनलाइन, वहां जो एड्रेस बार में ऊपर लोकल होस्ट लिखा हुआ है वो बताता है कि आई एम वर्किंग इन ऑफलाइन मोड। ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान लो, दिख रहा है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट बता रहा है कि ये मैं इंस्टॉल्ड वर्जन पे काम कर रहा हूँ। आप जब ऑनलाइन काम करेंगे तो वहां फिर वो वेबसाइट का एड्रेस दिया रहता है, उस पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है। सो पाइथन लिस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्राम्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ पाइथन लिस्ट? बहुत एक बेसिक, अगर दिमाग में अगर एक इमेज बनाने की कोशिश करें तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। आज तक आपने जितने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, या इस तरीके की कोई भी चीज हो, आपने स्ट्रिंग्स हो, ठीक है, इनका अगर एक कलेक्शन बना लिया जाए तो उस कलेक्शन को वी कॉल इट लिस्ट। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लिस्ट। आर्बिट्ररी वर्ड इसलिए यूज किया गया है वहां पर क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि एक लिस्ट के अंदर जो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं वो सारे एक ही टाइप के हो। ठीक है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आर्बिट्ररी टाइप्स। ठीक है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक बुलियन है, एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से जो है वो यूज किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो पहला पैच दिख रहा है, थोड़ा आप लोगों ने नोटबुक वगैरह पे काम किया हुआ है पहले? कुछ लोग यहाँ रेगुलर कौन आता है आप में से? मतलब पूरे दिन के लिए कौन आते हैं? कितने लोग हैं आप में से? एक दो, दो ही लोग हैं बस, ऐसा? बाकी लोग सिर्फ शाम को, मतलब सिर्फ सेशंस के लिए आते हो? करोगे? अच्छा, ठीक, फाइन। इसके बाद हम लोग या तो नोटबुक यूज करने वाले हैं या विजुअल स्टूडियो यूज करने वाले हैं। दो चीजें मेरी चलेंगी पैरेलल में। अब मैं आइडल भूल गया हूँ। वो आइडल सिर्फ 2 दिन हमने इसलिए यूज किया था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ऐसी कोई चीज होती है। ठीक है। अब हम या तो नोटबुक पे काम करेंगे या फिर विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे। ठीक है। तो नोटबुक में यहाँ पर एक स्मॉल पैच जो है वो मैंने लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू, विजिबल है ना सभी को?
A is equals to some elements, and those elements are, look here, A, B, C, comma, D, E, F, comma, G, H, I, comma, J, K, L, and then I tried printing A. Fine. तो ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि एक लिस्ट को, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को बेसिक से बेसिक डिफाइन करने का क्या तरीका रहता है। ठीक है, आप इस पे ध्यान देना, ये ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इंडिकेट्स दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन अ लिस्ट। ठीक है, जिस दिन मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट वुड बी अ टपल। ठीक है, तो टपल इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बट देन उसमें ब्रेसेस चेंज हो जाएंगे। वो ब्रेसेस ही डिफरेंशिएट करते हैं कि आप लिस्ट बना रहे हो या टपल बना रहे हो। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग तो हम सिंपल अपॉस्ट्रोफ के अंदर एक लिटरल दे देते हैं, वो स्ट्रिंग हो जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट ए मतलब पहला एलिमेंट, कॉमा दूसरा एलिमेंट, कॉमा तीसरा एलिमेंट, ये कलेक्शन बन रहा है। इस कलेक्शन को क्लब किस तरह के ब्रैकेट्स में किया है डिफाइन करते वक्त, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं, तो दैट मींस कि इट इज लिस्ट। ठीक है, टपल पढ़ेंगे समय के साथ में तो बताऊंगा उसको तुम्हें। तो हियर आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, which contains 4 elements. All those 4 elements are of type strings, which is clearly visible. उनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं, and then I'm doing nothing but printing that value. Fine. तो मैंने यहाँ आया, मैंने इसको प्रिंट किया। नोटबुक पे अगर काम कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये चलता है कि यहाँ पे एक प्लस करके, यहाँ जो प्लस लिखा है ना, दिस प्लस इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ न्यू सेल। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये वापस से उस सेल को कट कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, विथ दैट, अलॉन्ग विथ दैट, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं अल्ट एंटर प्रेस करता हूं इस सेल पे, अल्ट एंटर, तो अल्ट एंटर के साथ में ये वाला सेल जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन के साथ साथ में एक नया सेल आपको और मिल जाएगा अगला काम करने के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर अल्ट एंटर की बजाय कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं, कंट्रोल एंटर, तो उस केस में ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, नया सेल नहीं आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइन, तो देयर आर सम शॉर्टकट्स फॉर दैट, आप उसमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख लेना, आपको सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। फाइन, तो ए बी सी डी ई एफ दिस दैट मैंने किया प्रिंट इस लिस्ट को, तो प्रिंट करने के बाद में जाहिर सी बात है, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से लिस्ट की प्रिंटिंग होगी। वो ब्रैकेट्स भी दिखेंगे, उसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी आपको दिखेंगे। राइट, प्लस इसके साथ में नोटबुक की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाया और स्टिल इसको एग्जीक्यूट किया, व्हाट हैपेंड, स्टिल इट डिस्प्लेड द सेम थिंग। फाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं प्रिंट लगा रहा हूं तो अच्छी बात है, वो प्रिंट करेगा ही, प्रिंट नहीं लगा रहा हूं तो भी वो उसका कंटेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, इस पे काम करेंगे हम। देन सपोज मैंने यहां 2 बार ए लिख दिया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं, क्या इंटरप्रिटेशन बनता है, क्या होना चाहिए, डबल प्रिंट होगा। हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब फिर 2 बार लगाने का क्या फायदा हुआ, अब हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर ये सोच रहा है तो फिर मैं प्रिंट यूज ही ना करूं, इट इज ऑफ नो यूज इन दी नोटबुक, तो ऐसा नहीं। अगर मान लो कि मुझे मल्टीपल टाइम्स डिस्प्लेइंग करवानी है, देन आई हैव टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मुझे एक से ज्यादा बार उस स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट या उस किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ गई, तो उस केस में मुझे प्रिंट कमांड यूज करना ही पड़ेगा, एल्स नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए, सो आफ्टर दैट आई एम हैविंग समथिंग जिसकी हेडिंग्स भी अपने पास हैं। स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड, स्ट्रिंग्स कैन कंटेन आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट्स, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस। आर्बिट्ररी का मतलब होता है अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग जो है वो कंटेन कर सकता है। लाइक हियर A is a string that you are trying to create, and in this I've taken 4 elements now. One is 21.42, other one is ABCD, third one is 4, उसके बाद है false। हर वैल्यू की एक कैटेगरी है, हर वैल्यू का एक टाइप है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, अपना अपना टाइप है सबका। पहला 21.42 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्लोट। ठीक है, दूसरा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग, तीसरा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, चौथा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बुलियन। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ध्यान दें तो मैंने प्रिंट लिस्ट को नहीं करवाया है, मैंने प्रिंट करवाया है उन चारों एलिमेंट के टाइप्स को। ठीक है, तो दैट प्रिंटिंग हैज
जस्टिफाइड द फैक्ट कि हाँ एक स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं वो चारों एलिमेंट जो है वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं। फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, तो जो हम बोल रहे थे बस उस स्टेटमेंट को हमने करके देखा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर क्या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो क्लब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें रेंडम एक अमेंडमेंट और कर लेते हैं। क्यों ना मैं इसमें टाइप ऑफ ए भी जोड़ दूं। ठीक है, तो वो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 तो अपनी जगह पर है ही, टाइप ऑफ ए भी जोड़ दिया उसके अंदर तो वो शायद एक चीज और प्रिंट कर देगा। पहली, दैट इज क्लास लिस्ट। ठीक है, तो दो चीजें सीखी इस वाले टुकड़े से, इस वाले हिस्से से। वो दो चीजें क्या है? एक तो ये कि ए अपने आप में एक एलिमेंट है, माना उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, बट ए इटसेल्फ इज एन एलिमेंट, ए इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। ज्यादा टेक्निकली बात करें तो दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू क्लास लिस्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 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 बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकली सही है, वरना आसान भाषा जो हम आज तक यूज करते हैं, ए इज लिस्ट। ठीक है, यह कहें कि ए इज अ डेटा टाइप, ए इज एन एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप लिस्ट। ठीक है, जैसे वेरिएबल होते थे ना अपने, इसी तरीके से ए भी एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है? लिस्ट। ठीक है, वो हमें कहां से मिलेगा? टाइप ऑफ ए से। दूसरी चीज क्या सीखी इस पैच से कि किसी लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको रेफर करना है तो आप फिर से इंडाइजेस का यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहां किया था। देखो, टाइप ऑफ ए ऑफ 0, टाइप ऑफ ए ऑफ 1, टाइप ऑफ ए ऑफ 2, टाइप ऑफ ए ऑफ 3। इसका मतलब ये हो गया कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 दरअसल और कुछ नहीं है, ये लिस्ट ए के अंदर के रखे हुए एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्ट्रिंग्स के केस में स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इंडेक्स को यूज करते हुए एक्सेस करते थे, वैसे ही लिस्ट के अंदर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स जो हैं वो भी इंडाइसेस से एक्सेस हो सकते हैं। फाइन। श्योर। अब क्या बोलता है ये पैच? ये पैच बोलता है लिस्ट कैन इवन कंटेन द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक फंक्शंस, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। मतलब कि लिस्ट के अंदर केवल हम इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल, इसके अंदर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? उसके उदाहरण भी ले रखे हैं। वो क्या है? इसके अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, इसके अंदर क्लासेस हो सकती हैं, इसके अंदर मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। दो वी आर नॉट वेरी मैच्योर्ड फॉर दिस पैच, बट देन हमें पता होना चाहिए कि एक लिस्ट के अंदर केवल इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन नहीं लिया जा सकता, उसके अंदर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज भी ली जा सकती हैं। अब उसके एग्जाम्पल के रूप में वैसे एक पैच बनाया है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी दिस टर्म दैट हैज बीन रिटन हियर, दिस DEF, ये जो लिखा है ना, ये DEF जो कीवर्ड है, ये यूज होता है फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो अभी बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये DEF, FOO, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉलन, मतलब यहां से फंक्शन शुरू हुआ, इंडेंटेड में पास जो लिखा है, ये 2 लाइन जो शुरुआत की है, ये एक फंक्शन है बस। तो अभी दिमाग में इतना बिठा लो, इससे ज्यादा अपेक्षित है भी नहीं अभी। दिस इज अ फंक्शन, इट्स नेम इज FOO। फाइन, ये जानबूझ के बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लेना था अंदर, नथिंग एल्स। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर मैंने एक लाइब्रेरी या एक मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया है। तो पाइथन में बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिनकी मेथड्स को आप पाइथन में यूज कर सकते हो। उनमें से एक है मैथ। ठीक है, दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी मेथड ऑफ दैट हियर, अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लिस्ट के अंदर एक मॉड्यूल पूरा का पूरा भी एज एन एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक फंक्शन ले लिया, एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद में यहां आके देखा कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिस्ट। ए इक्वल्स टू, अगेन दोज ब्रैकेट्स इन विच 4 थिंग्स आर टेकन। दोज थिंग्स आर INT, उसके बाद में LEN, ठीक है, उसके बाद में FOO, और उसके बाद में MATH, और फिर उसके बाद में हमने प्रिंट किया ए प्रिंट किया तो पता पड़ा कि अच्छा ए के अंदर इस बार, अब ये कोई वैल्यूज तो है नहीं, है ना, कोई 12 और 13.5 ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। जो 4 आपने इसके अंदर एलिमेंट्स क्लब किए थे वो एलिमेंट्स आखिर
क्या है, वही आपके लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब उसमें अगर देखोगे तो पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट अ क्लास ऑफ विच द नेम इज INT, राइट। इसके बाद अगर आप बढ़ोगे आगे तो एलियन, व्हाट इज एलियन, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर फाइंडिंग लेंथ, अभी पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, FOO, it is a user defined function which we used, which we quoted here, so that's why it is saying that it is a function, FOO, right? What is math? Math is a module, right? तो अब यहाँ पे हर एक, यहाँ पे जो एंटिटी है वो एंटिटी जो है that is a special kind of thing, and this patch of code is just trying to make us understand that a list can be a combination of such things as well. It is not about combining just integers, floats, strings, booleans and all. ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजें भी आपको कॉम्बिनेशंस में देखने को मिल सकती है। फाइन। चलिए, व्हाट नेक्स्ट, हमें कहा गया है लिस्ट के बारे में, लिस्ट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक लिस्ट जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है आप उसके अंदर क्लब कर सकते हो। मतलब हमें कहा गया था कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब कहा जा रहा है कि दिस कलेक्शन यू कैन एक्सपांड टू एनी लिमिट ऑफ योर चॉइस और एज पर योर रिक्वायरमेंट और दी प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट और दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और दी एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहां पर एक एक नंबर अब लिखने तो बैठेंगे नहीं कि चलो 100 लिख के देखते हैं, 200 लिख के बैठते हैं, तो एक फंक्शन और हमारे लिए पाइथन में अवेलेबल होता है जो जनरेट करता है नंबर्स हमारे लिए जितने हम चाहें उतने, और वो फंक्शन जो है वो कौन सा होता है, वो होता है रेंज। ठीक है, तो यहां पर हमने एक फंक्शन यूज किया है, दैट फंक्शन इज रेंज, राइट। तो इसके इस पैच के साथ में मतलब एक फंक्शन और आया पहली बार हमारे सामने, दैट फंक्शन इज रेंज। ठीक है, रेंज की परिभाषा, रेंज के साथ में यहाँ पे दो पैरामीटर दिए हुए हैं, एक में लिखा है 1, एक में लिखा है 10। 1 इज स्टार्ट पॉइंट, 10 इज द स्टॉप पॉइंट। ठीक है, स्टॉप पॉइंट इज नेवर कवर्ड इन द रेंज। 1 से शुरुआत होगी लेकिन जो स्टॉप पॉइंट है वो एक्चुअली है 10 माइनस 1। ठीक है, 1 to 10 minus 1 मतलब 1 to 9। तो रेंज विथ 1 to 10 minus 1, 1 to 9, ये जो नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ये चाह रहे हैं कि, यहां ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है ना लिस्ट ऑफ दिस रेंज, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये लिस्ट मस्ट बी क्रिएटेड हियर विथ ऑल दिस एलिमेंट्स। एक लिस्ट बन जाए जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस लिस्ट का नाम क्या हो, LS। ठीक है, तो जब मैं इस प्रोग्राम को या इस पैच को एग्जीक्यूट करता हूं तो इन रिजल्ट आई गेट अ लिस्ट। आउटपुट में देखो उस लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो है सारे इंटीजर टाइप के, और वो एलिमेंट्स हैं 1 to 9। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रेंज थिंग जो हम लोगों ने वहां पे दी हुई है। अब ये रेंज में मैंने 1 to 10 दिया था तो इट बिहेव्ड लाइक दैट वे। अगर मैं यहाँ पे 1 से लेकर 100 दे दूंगा तो फिर वो उसके अनुसार रिजल्ट दे देगा यार। हाँ, 1 से लेकर 99 तक आएगा रिजल्ट उसमें। ठीक है यार, ठीक, इसमें कोई समस्या तो नहीं। ये रहा, ये 99 लिख रहा है नीचे लिखा हुआ। सो this is how range works, and a list can be expanded to any length। लिस्ट जो है वो किसी भी एक रेंज तक एक्सपांड की जा सकती है। यार ऐसे कुछ याद आ रहा है यार, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक अ 2 हियर, विल इट वर्क? कौन आ रहा है रोज यहाँ पर, बताओ जरा, ये काम करेगा? यस, हाँ, क्या करेगा? क्या बोल रहे हैं? स्टेप रहता है, अच्छा हाँ, देखे यार एक बार स्टेप क्या चीज है यार, काम तो करेगा। तो मतलब रेंज का एक तीसरा पैरामीटर और है ना, वो तीसरा पैरामीटर जो है वो बताता है स्टेप। स्टेप मतलब कि 1 से शुरू करो, 10 पे स्टॉप करो, मतलब 9 तक जाओ, और दो दो की स्टेप लो। ठीक है, मतलब इस बार की वो इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं है, इंक्रीमेंट बाय 2 है, तो इसीलिए पहले 1 लेगा, 1 के बाद में 3 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 7 लेगा, फिर 9 लेगा, राइट। तो रेंज कैन बी यूज्ड विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स एज वेल, स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट एंड द स्टेप। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा।
ये क्या है यार, इसको समझाने में मदद करो थोड़ी सी। अच्छा प्रोग्राम, a list can contain any number of objects, ठीक है, वो हम पहले भी ऊपर देख के आ गए, any number of objects, ls is equals to list range 1 to 10, list range 1 to 10, list range 1 to 10। ये तीन तीन बार लिखने से क्या हो जाएगा? हालांकि वो सब इसके आउटपुट नीचे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो एक हिंट भी है अपने पास। ls, ध्यान दो तरीका, ls equals to square brackets are getting started and ending। इसका मतलब ये हो गया कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लिस्ट। बहुत बढ़िया। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, अभी तो ऊपर वाले प्रोग्राम को अगर देखोगे, इसके ऊपर वाले को, यहां देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए थे क्या? नहीं किए थे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए बिना भी लिस्ट बनी थी क्या? हाँ बनी थी, ठीक है। तो बन कैसे गई बिना स्क्वायर ब्रैकेट लगाए? क्योंकि हमने ये लिस्ट फंक्शन यूज किया था, जो ये बता रहा था कि इस लिस्ट के अंदर अब जो भी है उसको यूज करते हुए लिस्ट बनाओ, ठीक है। वो काम हमने अभी यहां हाल फिलहाल नहीं किया। ls इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स का पेयर है एक पूरा। अब इस ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर ऊपर जो हम देख के आए थे ट्रेडिशनल, उसको याद करो, उस चीज को, ठीक है, विजन क्रिएट करो। ऊपर अगर मैंने कहीं लिखा होता ls इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, इसका मतलब क्या है? क्रिएट अ लिस्ट विथ 3 एलिमेंट्स एंड दोस 3 एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, राइट। या फिर ls इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग्स दे रहा हूं 3, ABC, DEF एंड GHI, दैट इज ऑल्सो अ लिस्ट जिसमें 3 एलिमेंट्स है, तीनों स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है। यहां पर जो एग्जाम्पल 2 मैंने अभी बोले हैं, उसको इस एग्जाम्पल से सीधे सीधे एज इट इज कंपेयर कर लो, जो सामने दिख रहा है तुम्हें। ls इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेशन के साथ में 3 एलिमेंट दिखेंगे तुम्हें। वो 3 एलिमेंट हैं, एक ये, ठीक है, दूसरा ये, दिस वन, और तीसरा ये। इसका मतलब ये हो गया, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ लिस्ट हियर इन विच देयर आर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व एंड इंडिविजुअली एवरी एलिमेंट इज अ लिस्ट इटसेल्फ, ठीक है। हम यहां पर एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें से हर एलिमेंट अपने आप में एक लिस्ट है, ठीक है। हर किसी की रेंज जो है वो 1 से 10 तक जा रही है या 1 से 9 तक जाएगी, जो हमने स्टॉप की डेफिनेशन देखी है उसके अनुसार, फाइन। तो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, तो देखो नीचे वो ls की प्रिंटिंग कैसे हुई है। दिस इज माई कंप्लीट लिस्ट, ये उसका ओपनिंग पॉइंट है, ये पहला ब्रैकेट, दिस वन, फाइन। ये इसका क्लोज है, ये रहा। इसका पहला एलिमेंट यहां से शुरू हो रहा है, ये इस वाले ब्रैकेट से लेकर इस वाले ब्रैकेट तक, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज अ लिस्ट which contains elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला एलिमेंट खत्म। सेकंड एलिमेंट इज अगेन अ लिस्ट with elements 1 to 9। थर्ड एलिमेंट इज अ लिस्ट अगेन with elements 1 to 9, ठीक है। मैं इसमें बदल सकता था चीजें यार, जैसे ये 1 to 10 में यहाँ पे मैंने एक स्टेप दे दिया 2 का, तो जो दूसरी लिस्ट है उसके एलिमेंट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। यहां पर अगर मान लो सपोज मैंने दे दिया स्टेप 3 का, तो तीसरे के एलिमेंट्स कुछ और होंगे, हमारा रिजल्ट जो है उसके अनुसार आ जाएगा। देखो, सो ओवरऑल लिस्ट विच कंटेन्स 3 लिस्ट, पहली लिस्ट में 1 से 9 तक के एलिमेंट्स है, दूसरी लिस्ट में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9, और तीसरी लिस्ट में एलिमेंट्स है 1, 4 और 7, ठीक है। तो वी क्रिएटेड अ लिस्ट हियर ऑफ विच द इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर लिस्ट अगेन, ठीक है। तो दिस पैच इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट अ लिस्ट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट अगेन। एक लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम पर लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी तक की मैच्योरिटी में लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस एलिमेंट्स कैन बी इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ठीक है, और लिस्ट। तो लिस्ट कैन कंटेन्स लिस्ट एज वेल, ठीक है। अब सवाल आता है कि लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट है तो उसके एलिमेंट्स को भी क्या इंडिविजुअली एक्सेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, एलएस हटाया सबसे पहले यहां से, मुझे एलएस डिस्प्ले नहीं करना, मैं तो कुछ और डिस्प्ले करना चाहता हूं। लुक हियर, what will happen if I try to display this ls of 0? What do we mean by this ls of 0? First element of list
ls. What is first element of list ls here? A list. A list in which the elements are from 1 to 9. ठीक है, तो if I press enter here, enter नहीं, if I execute this, I'll get that element. ठीक है, तो उस ओवरऑल लिस्ट में से जो पहला एलिमेंट था, जो पहली लिस्ट थी, वो 0 इंडेक्स के साथ में डिस्प्ले हो जाएगी. बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो पहले एलिमेंट के अंदर का भी एक एलिमेंट चाहिए. ठीक है, तो अंदर वाली तो फिर एक लिस्ट है, उसकी भी इंडाइसेस होंगी जो 0 से ही शुरू होंगी. तो मुझे बताओ जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट रखा है 2, उसका इंडेक्स क्या होगा? 1. वेरी गुड. ls of 0 followed by 1. ठीक है, आई executed this again. क्या मिला? 2. समझो, try to understand the indices. ls of 0 of 2, it's a 2-dimensional thing. इसका मतलब ये हो गया ls लिस्ट का पहला एलिमेंट, और उस पहला एलिमेंट चूंकि लिस्ट है तो उसका फिर इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी एलिमेंट रखा है उसको ले आया, वो डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर एक्सेसिंग लिस्ट among list using the indices. फाइन. एक एलिमेंट में अब रैंडम तुमसे पूछता हूं, उसके इंडेक्स तुम मुझे बता दो. मेरे पास ये ओवरऑल मेरे पास लिस्ट है ls. आई नीड टू फाइंड या एक्सेस दिस 5, ये वाला, ये जो 5 रखा है ना यहाँ पे, ये चाहिए. क्या लिखूं? ls ऑफ सब बोल दिया तुमने, 1 2 3 सब. ls of 1,2. करेक्ट. 1 इसलिए क्योंकि ls का वो सेकंड एलिमेंट है, और 2 इसलिए क्योंकि वो उस एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट है. बिल्कुल सही. ls of 1,2 is going to give us that 5. Fine. We are accessing list. बहुत ही बढ़िया. लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल. ठीक है, एक प्रॉपर्टी लिस्ट की, इसके अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स सेव करवाने की कोशिश करोगे तो वो चले जाएंगे. इसमें ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता, अकरेंसेस आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं. तो यहां पर इसलिए एक लिस्ट इंटेंशनली क्रिएट की गई है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड ए. और उसके बाद में अगर मैं उस लिस्ट को डिस्प्ले करवाऊं तो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी. कुछ नहीं है, इस पैच में बस ये बताया गया है कि लिस्ट माइट कंटेन डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं लिस्ट के अंदर. व्हाट नेक्स्ट? यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय देयर इंडेक्स एज वेल. ये देख लिया आपने, इसमें कोई खास बात नहीं है. एक लिस्ट के एलिमेंट्स को इंडेक्स से एक्सेस किया जा सकता है. तुम तो बड़े हो गए हो, 2 डायमेंशनल देख के आ गए हो. ठीक है, स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स के ऊपर की थी अपन ने, और लिस्ट के ऊपर भी हो सकती है. अरे यार अभी तो शुरू किया है यार. ठीक है, अरे बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. सो स्लाइसिंग विथ लिस्ट. ठीक है, स्लाइसिंग करने का मतलब होता है, जैसे हम स्लाइसिंग कर रहे थे स्ट्रिंग्स में, तो हम स्लाइसिंग का मतलब क्या बोल रहे थे कि उसका एक पार्ट निकाल के लाना, सब स्ट्रिंग निकाल के लाना. ठीक है, वैसे अगर आपके पास में एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि उसका एक पार्ट निकाल के बाहर ले आऊं. ठीक है, तो दैट टर्म, दैट फंक्शनलिटी, दैट प्रोसीजर वी कॉल स्लाइसिंग. ठीक है, हम स्लाइस कर रहे हैं लिस्ट को. वो स्लाइसिंग जो करेंगे वो जायज सी बात है कि वो वापस से इंडाइसेस का ही रोल उसमें होगा. ठीक है, जनरली आप रिटर्न देयर कि ये स्लाइसिंग जो काम करेगी ये 3 आर्गुमेंट पे काम करेगी. एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप, और तीसरा होता है स्टेप. राइट. एंड फॉर दैट वी आर टेकिंग लिस्ट टू बिगिन विद, एंड दैट लिस्ट इज हैविंग 10 elements included in it, and those elements are all integers, 1 to 10 की वैल्यूज है. और उसके बाद में few functions we are going to perform on that to get that. पहला, बाकी मैंने कमेंट कर रखे हैं, एक करके उनको ओपन करते हैं. ls_slice, ये तो लिस्ट का नाम है अपनी, है ना. ये स्लाइस ऐसे ही लिख दिया है, जरूरी नहीं कि स्लाइस करना हो तो स्लाइस नाम होना चाहिए. इट इज जस्ट अ रैंडम नेम. ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है. तो ls_slice, इसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट जो स्टार्ट पॉइंट है वो 0 का मतलब होता है कि शुरुआत से मुझे लेना है. राइट. अगला पोजीशन पे लिखा है स्टॉप पॉइंट 4 नहीं, एक्चुअली
4 माइनस 1 3, तो 0 to 3, वेरी गुड। इसमें 4 एलिमेंट्स आ गए, 0 1 2 3, और 1 आखिरी में बता रहा है स्टेप बाय वन। स्टेप बाय वन मतलब कि कुछ भी बीच में छोड़ना नहीं है। 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 के हिसाब से अगर मैं ऊपर वाला पैच देखने जाऊं तो प्रोबेबली आई एम गोइंग टू गेट दिस 1 2 3 4, इतना हिस्सा। ठीक है, तो इफ आई ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस आई विल गेट 1 2 3 4 एज माय रिजल्ट, जो नीचे आया। ठीक है, तो अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो जो रिजल्ट आया ना 1 2 3 4, उसके आसपास में भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, अगर उसके आसपास में भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक लिस्ट को स्लाइस करने के बाद में उसका जो पार्ट निकल के आता है, दैट ऑल्सो इज अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट की स्लाइसिंग के बाद में जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो भी एक लिस्ट है। वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है। फाइन, तो दैट इज ऑल्सो लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स, एंड हाउ आई एम ऑब्जर्विंग, या मैंने कैसे कंक्लूड किया कि दैट इज अ लिस्ट विद दोज ब्रैकेट्स। फाइन, ओके, सो इसको कमेंट करो, अगले को ओपन करो, और पिछले एग्जांपल से इसको कंपेयर करो। ls अंडरस्कोर स्लाइस 0 to 4, अब ये 0 to 4 तो वही है पिछली बार वाला। हमने यहाँ पे केवल वो जो स्टेप साइज था वो नहीं दिया है। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। execution of this gives me the same result. That means कि if somebody asks me कि अगर मैं वो step size नहीं देता हूं तो what is the default value of step, that default value is 1 always। तो वो मैं दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, unless until एक से ज्यादा मुझे कोई वैल्यू देनी हो। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। 0 स्टार्ट पॉइंट मतलब शुरुआत से लेना है, 6 माइनस 1 5 पे रुकेंगे, एंड द स्टेप नाउ इज ऑफ 2, स्टेप साइज इज 2, मतलब वो एक एक छोड़ छोड़ के उठाएगा। ठीक है, तो इस केस में आई एम गोइंग टू गेट रिजल्ट 1 3 एंड 5। ठीक है, मतलब 0 to 6 इसमें रेंज कवर हुई, बेसिकली 0 to 5 6 माइनस 1, एंड द स्टेप इज ऑल्सो टेकन ऑफ 2। तो स्टेप 2 का मतलब ये हो गया कि बीच बीच में एक एक एलिमेंट छोड़ के उसने वहां से फेच किया, एंड दिस स्ट्रिंग वी गॉट। कैन somebody please tell me what would be the result of last case? We discussed this negative indices last time in case of strings. Do you remember that? Yes, sir. 3 से लेकर 6 तक, 5 तक। अच्छा, ये जो राइट मोस्ट पोजीशन का जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है? -1। ठीक है, वो -1 से यहाँ का शुरुआत क्या दी हुई है अपने को? -8, मतलब शुरू -8 से करना है। तो पहले तो ये देखिए शुरू कहां से करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3। ठीक है, अब इसके बाद में इसने बोला है खत्म करो -5 पे। अब वो दरअसल -5 नहीं है, उसके एक पहले वहां रुक जाना है। ठीक है, तो ये -8 -7 -6 माइनस माइनस, फिर से बोलो यार, -8 -7 -6 -5, बट इट इज ऑलरेडी -5, तो ये कहां रुकना चाहिए इसको? 5 पे, एलिमेंट 5 पे। इसका मतलब क्या आएगा? 3 4 5 प्रोबेबली। देखते हैं, सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। 3 4 5, फाइन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्टेप यूज कर लो। देखें, देख लेते हैं। आई यूज स्टेप साइज 2 एंड देन नथिंग। क्या कर, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, कॉलन। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रेलेवेंट नहीं है इसके साथ में, जनरल बात है। जब भी किसी टेक्निकल सिचुएशन में हम आ जाएं, कि मान लो कि मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन में हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, इंटरव्यू ले रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, काम कर रहा हूं, किसी भी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि हमसे अगर कोई ऐसी चीज पूछे कि क्या ये हो सकता है क्या, उसका जवाब कभी भी ये नहीं होता है कि ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। फाइन,
क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो नहीं हो सकती है। देयर आर सर्टन वेज ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। हर एक चीज का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हो सकता है कि वो उस समय आपको नहीं पता हो कि ये कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन सम टेक्निकल सिचुएशन, तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि प्रोबेबली ये हो सकता है, मैं इसे जरूर ढूंढूंगा, आई विल सर्च इट आउट कि ये कैसे पॉसिबल, फाइन। और अगर उसके आसपास की, अगर कोई, जैसे कोई इंटरव्यू में अगर आप हैं, उसके आसपास की अगर कोई चीजें याद आती हैं, तो आप उसका आंसर दीजिए कि प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये इस डोमेन को बिलोंग करती है, इस चीज को बिलोंग करती है, इसके आसपास में इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ना नहीं बोलना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, फाइन। सब कुछ होता है, सब कुछ हो सकता है। चलो, एनीवेज, कमिंग बैक टू लिस्ट नाउ। स्लाइसिंग वर्क्स दिस वे। स्लाइसिंग के बाद में देयर इज अ पोर्शन ऑफ दिस नोटबुक व्हिच इज रिवर्सिंग अ लिस्ट। एक स्ट्रिंग को जो है हम रिवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। लुक एट दैट। A string is taken here in which the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then we are here on our first patch, जो ये बता रहा है 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये हमें बताइए। 3 आर्ग्यूमेंट्स में होता है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, राइट। ये स्टेप अभी तक हमने सारी पॉजिटिव ली थी, ठीक है। और ये स्टेप इस बार मुझे नेगेटिव दिख रही है, और नेगेटिव स्टेप अपने आप में बता रही है कि शायद हमें कहा जा रहा है पीछे जाओ, ठीक है। इंस्टेड गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी ये क्या बोल रहा है, 3 से स्टार्ट करो, 3 वुड बी द स्टार्ट पॉइंट, एंड देन स्टेप वुड बी -1, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 4, 3, 2, 1, ठीक है। 3 से स्टार्ट करो, इंडेक्स 3। तो आप अगर उस लिस्ट में अगर एलिमेंट्स देखेंगे तो इंडेक्स 3 पे एलिमेंट क्या है, 4, इसीलिए वहां से ही शुरुआत हुई है। और -1 की स्टेप बता रहा है, वहां से फिर एक एक कदम पीछे जाना शुरू करो, राइट। क्या स्टॉप पॉइंट दिया था, नहीं दिया था। स्टॉप पॉइंट पे क्या छोड़ा हुआ है, ब्लैंक, मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, राइट। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, पोजीशन नंबर 3, स्टेप में दे दिया है -1, मतलब -1 -1 -1 करके पीछे जाइए। और स्टॉप पॉइंट कुछ नहीं दिया है, मतलब कि जब तक फिर वो शुरुआत नहीं आ जाती, इंडेक्स 0 नहीं आ जाता, तब तक चलते चले जाओ, राइट। लेकिन इस बार खासियत ये है कि क्योंकि यहां पे नेगेटिव इंडेक्स दिया है, तो दिस ऑपरेशन इज गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। आपको रिजल्ट के तौर पे रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग मिलेगी, फाइन। अगर इसका मुझे अगर वैसा चाहिए होता फेस 1, 2, 3, 4, तो फिर मैं 0 से शुरू करता, कहीं तक का स्टॉप पॉइंट देता और इंक्रीमेंट वैल्यू 1 की देता, ठीक है। ऐसा नहीं था, मुझे उल्टा चाहिए था 4, 3, 2, 1, तो आई यूज इट दिस वे, फाइन। तो दिस इज हाउ रिवर्स वर्क। एंड देन उसके साथ में फिर हमने एक चीज और जोड़ दी, स्टार्ट फ्रॉम 3, एंड एट 1, एंड अ स्टेप ऑफ -1, ठीक है। तो इस बार तीनों आर्ग्यूमेंट दे रही है, ठीक है। तीनों आर्ग्यूमेंट दिए, तो इस बार रिजल्ट मेरा कुछ ऐसा आ गया, स्टार्टेड फ्रॉम 3, 3 मतलब कि फ्रॉम एलिमेंट 4, ठीक है। एंडेड ऑन 1, अब एंडेड ऑन 1 का मतलब क्या होगा, हम हर बार ये बोलते रहते हैं कि एंड का मतलब वो नहीं है जहां पे बोला गया है, उससे एक कदम पीछे। अब पीछे का मतलब इस बार उस डायरेक्शन से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। तो इसीलिए इस बार 4 से शुरुआत हुई, विच वॉज इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। यहां पर आए, इट वॉज इंडेक्स नंबर 2, और मुझे यहां रुकना है क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, अगर यहां पे 1 लिखा है तो, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ 1 विल नॉट हैपन। हमें हमेशा कहा गया है कि जो स्टॉप पॉइंट पे जो भी दिया जाता है, उसके एक कदम पहले ही रुकना है। अब एक कदम पहले में जब हम इधर से चलते थे, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक कदम पहले उसके अनुसार आता था। पर अब जब हम रिवर्स जा रहे हैं, तो एक कदम उसके पहले इस तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर द इंक्लूजन इज ऑफ 4, इंडेक्स नंबर 3, एंड इंक्लूजन इज ऑफ 3, इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स 1 को कवर नहीं करना है, ठीक है। तो वो -1 कुल मिला के इज वर्किंग फॉर अस व्हेन वी वांट टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। लेकिन अभी तक भी हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हम कर रहे हैं एक स्ट्रिंग की स्लाइसिंग
और स्लाइसिंग में भी रिवर्स। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए नहीं यार एक काम करो, तुम तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर दो यार, छोड़ो स्लाइसिंग, स्लाइसिंग छोड़ो, पूरी स्ट्रिंग का रिवर्स कर डालो। तो पूरी स्ट्रिंग का अगर रिवर्स करना है तो फिर स्टार्ट भी मत दो, स्टॉप भी मत दो, केवल इंक्रीमेंट में स्टेप में -1 दे दो। तो अगर तुमने पहले दो आर्ग्यूमेंट अगर ब्लैंक छोड़ दिए तो फिर वो ये अज्यूम कर रहा है कि मुझे शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी ट्रैवर्सिंग करनी है विद स्टेप ऑफ -1, मतलब आई हैव टू reverse the complete string here. Fine. So that's why it got reversed and it has given us 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fine. सर अगर तो इसको रिवर्स बोलो ना। रिवर्स कंपलसरी या सिर्फ आर्गुमेंट देने पे माइनस रिवर्स की जाए? रिवर्स कहाँ लिखा है हमने नाम में? यस, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम। सो हमको सिर्फ आर्गुमेंट में -1 लिखना है, -2 जो भी वो स्टेप बाय रिवर्स करा है। बिल्कुल, आपके इंटरप्रेटर को इसे रिवर्स करना है, ये पता चल रहा है केवल थर्ड आर्ग्यूमेंट्स जिसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टेप है। ठीक है, अगर हम ऐसे भी चलेंगे तो भी हमारा रिजल्ट वही रहेगा। तो दैट इज जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, उसको लेके अपने को कंफ्यूज नहीं। फाइन। हाँ, range is a function which we use for creating a list with a specific number of elements. तो लिस्ट को क्रिएट करने के आज की तारीख में हमने जो तरीके सीखे उसमें से एक तरीका वो रेंज वाला क्रिएट करने का। तो अगर आप लिखते हो ls इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ सम रेंज, तो उससे क्या हो जाएगा, उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में एक लिस्ट बन जाए और उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर भी आप स्लाइसिंग और रिवर्सिंग और ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज जस्ट अ वे ऑफ क्रिएटिंग इट। और वो हम रेंज का तरीका कब यूज करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि देर आर नॉट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो देना मेरे लिए कन्वीनियंट है। अगर मान लो कि आज तुम्हें एक लिस्ट बनाने के लिए दूं और तुम्हें कहूं कि उसके अंदर 200 एलिमेंट्स हैं और वो 200 एलिमेंट्स जो हैं दे आर गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय अ स्पेसिफिक पैटर्न, तो यू or I will prefer using way of range for creating it instead writing it in static way. ठीक है, fine. ठीक है, so next section is for copying the content of a list into the another one. एक लिस्ट का कंटेंट जो है वो दूसरी लिस्ट में कॉपी करने का क्या तरीका है वो इसमें दिया हुआ है। तो चीजें बड़ी आसान है यार, एक लिस्ट बनाई, अब फिर वही बात है कि इसके साथ जो ls के साथ में मेन दिया है या कॉपी दिया है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दोज आर जस्ट नेम्स। फाइन। So ls underscore main is a list here in which we stored some elements and those elements are 1 to 10. उसके बाद में we went for a thing, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे एक equals to का साइन लगाया, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ इक्वेट किया, तो हमने कहा ls underscore copy is equals to ls underscore main। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक और लिस्ट बनाई जिसका नाम है ls underscore copy। तो मतलब इसका फॉर्मेट कैसा हो गया, list 1 is already there which has been already created earlier, और हमने लिखा लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1, तो उससे ही हो जाएगा, उसका एक रेप्लिका बन जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, लिस्ट 2। ठीक है, तो ये पैच वही हमें समझा रहा है, और जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आखिरी लाइन में वो ls अंडरस्कोर कॉपी है, मेन नहीं है। तो हमें बस ये देखना है इस पैच को एग्जीक्यूट करने के बाद में कि इसको एग्जीक्यूट करके अगर मुझे 1 to 10 मिल रहा है, जो मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट थिंग गॉट कॉपीड इनटू द अदर्स लिस्ट। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाई, सीधे दिस इक्वल्स टू दिस किया, तो उससे उसकी कॉपी बन के उसके पास चले गए। ठीक है, while copying you can also use the concept of slicing। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स तक की इतना ही पोर्शन कॉपी करके दूसरी लिस्ट में डालना है, दैट्स इट। तो यहां पर मेरे पास एक ls अंडरस्कोर मेन करके लिस्ट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, एंड देन आई ट्राइड कॉपिंग इट्स कंटेंट बट देन द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ दैट। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हुए इंडेक्स 3 तक जाना है, मतलब 2 तक जाना है, 0 1 2, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो ले जाकर ls अंडर कॉपी में इंसर्ट करने। तो इस केस में ls अंडरस्कोर कॉपी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 2 3। तो कॉपी गॉट क्रिएटेड बट देन इट इज अ लिस्ट विद द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वी आर यूजिंग इंडाइसेस, वी आर यूजिंग स्लाइसिंग इन कॉम्बिनेशन विद कॉपिंग। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हो पर जरूरी नहीं कि पूरा कंटेंट ही कॉपी करें, हम उसका पार्ट भी कॉपी करके ला सकते हैं।
Then comes this concept which is an important concept. I don't know कि तुम्हारी मैच्योरिटी अभी कितनी है, सोचते हैं यार कुछ सेकंड्स इसमें पहले। दो तरह की कॉपी है बेसिकली यहाँ पर। एक कॉपी जो है उसे कहा गया है शैलो कॉपी और एक को कहा गया है डीप कॉपी। ठीक है, क्या हमें म्यूटेबिलिटी के बारे में कुछ पता है? फिर वही बात है, जो आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं यहाँ लगातार, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ रहते ही हो। कितने घंटे रहते हो यहाँ पे पूरे पूरे दिन? अरे बताओ ना। अच्छा तू फिर से हाथ उठाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। आपका? पवन। तुम्हारा नाम नहीं जानता हूं मैं, धीरे धीरे नाम याद करूंगा आप तुम्हारा। हर्षित एंड पवन, ठीक है। हर्षित बताओ म्यूटेबिलिटी क्या होती है? पाइथन की तो वो जो शुरुआत की प्रॉपर्टी है ना, उसमें कहा जाता है कि यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी इज सपोर्टेड। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब जिनको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। और इसके आगे कुछ कैसे जांचते हैं कि एक ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है या नहीं है? लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है। कैसे पता चलता है? तो वो इम्यूटेबल हुई कि म्यूटेबल हुई? म्यूटेबल हुई। अच्छा, कौन से इम्यूटेबल होते हैं? स्ट्रिंग इम्यूटेबल। तुम भी जानते हो इसका मतलब क्या पाया? नहीं। अच्छा, दिव्या मैम ने। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, पर ये मैं चेक कैसे करूं कि ये इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? ये सवाल है मेरा। स्लाइस नहीं कर सकते? अच्छा, स्लाइसेस तो करी थी अपन ने स्ट्रिंग के ऊपर। स्लाइस तो करके आए ना। प्रॉपर अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स स्ट्रिंग्स के जो सब स्ट्रिंग्स निकाल रहे थे वो यही तो कर, स्लाइसिंग ही तो थी बेटा। वो क्या थी वो? फिर कंडीशंस। कंडीशंस कैसी कंडीशन? बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। देखो तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे यार, वो तो अपन 8-8 बजे तक बैठे रह जाते हैं, 15-20 मिनट में चलेंगे बस यहाँ से। एस टी आर इज इक्वल्स टू एस ए टी आई एस एच। एक स्ट्रिंग मैंने ले ली, ठीक है। सो वी आर हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ विच नेम इज एस टी आर एंड इट्स कंटेंट इज एस ए टी आई एस एच। बहुत बढ़िया। एस टी आर ऑफ 0 क्या आएगा इसमें? बहुत बढ़िया। अगर मान लो कि मैं इसके बाद में सपोज एस टी आर ऑफ 0 को बदल के ए कर दो, ठीक है। str of 0 is s, that we know, बट मैंने कोशिश करी कि str of 0 को मैं रिप्लेस कर दूं बाय a। आई प्रेस्ड एंटर। हुआ? नहीं हुआ यार, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अ स्ट्रिंग इज समथिंग जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बदल नहीं पाया। अब तुम ये मत बोलो कि स्लाइसिंग, क्योंकि स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब होता है उसका एक हिस्सा निकाल के बाहर लाना और बताना कि देखो ये इसका हिस्सा है। वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं करता है, ठीक है। मैं इसका भी पार्ट निकाल के लाया ही था ना अभी जो मैंने किया था, str ऑफ 0। तो ये तो चल गया था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने str को चेंज कर दिया है। str तो वही है। आई फेच्ड अ पार्ट ऑफ इट। मैंने उसका एक स्लाइस टुकड़ा निकाल के बताया कि ऐसा है, ठीक है। आई कैन स्टोर दैट पार्ट इन सम स्ट्रिंग एज वेल। मैं ऐसा लिख सकता था यहां पर कि str2 इज इक्वल्स टू str ऑफ 0। तो उसमें क्या हो जाता कि उतना पार्ट जाके दूसरी स्ट्रिंग में सेव हो जाता। वहां तक भी ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं किया, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट है इसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं? इम्यूटेबल की। फाइन। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास सपोज है x इज इक्वल्स टू the square brackets in which I'm having 1, 2, 3, right? I press enter. This is x for me, which is a list.
ठीक है. Then I tried one thing. X of 0 is equals to 100. I pressed enter. It got executed successfully. And again I tried printing value of x, which is the list. And I have observed that it got changed. मुझे पता चला है तो चेंज हो गया है, बदल गया. बदल गया मतलब ये म्यूटेबल है. बदल गया मतलब ये म्यूटेबल है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, वो दो कैटेगरीज में फॉल होते हैं. एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल. ठीक है. जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनमें से अलग अलग, लुक एट दिस डायग्राम, वो ज्यादा बेहतर है. यहाँ देखो, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, जिसमें स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये जो स्ट्रिंग्स थी जिसको भी हमने चेक किया, उसके साथ में जो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके इंटीजर्स फ्लोट्स भी आते हैं, राइट. इसके अलावा टपल है, ये सब इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं. वाइल लिस्ट, जिसको हमने अभी चेक किया कि जो चेंज हो गई थी, उसके साथ में सेट्स है, डिक्शनरीज हैं, ये सब म्यूटेबल की कैटेगरी में आती है. ठीक है. समय के साथ में हम इन सबको पढ़ेंगे, समझेंगे, बदल के नहीं बदल के देखेंगे. ये नंबर्स इम्यूटेबल क्यों है? नंबर तो मैं बदल देता हूं यार कई बार. x बराबर 10, x बराबर 20, खत्म. नहीं होता है क्या? उसका कौन सा पार्ट होता है यार? नंबर का भी पार्ट होता है क्या? x बराबर 10, x की वैल्यू 10, x बराबर 20, x 20. अब देखो, स्ट्रिंग का एक पार्ट तो समझ में आता है, नंबर का पार्ट कौन सा होगा? वेरिएबल्स में जो डेटा डाल रहे हैं उसको चेंज. अच्छा, इसको अलग से लेकर नहीं चेंज. फ्लैश करके जाता है लेकिन चेंज हो सकता है कि नंबर तो एक अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट, अपन उसको अलग से फ्लैश करके चेंज नहीं है. ओके. x equals to 10, y equals to 20, दो इंटीजर्स हैं. फिर बदलते हैं इसको. x equals to 10, y equals to 10, दोनों में 10 है, x और y में. ठीक है. What will happen if I try finding address of x? Do we know id function? नहीं. Do we know memory allocations? Yes sir, आपने बताया कि नोटपैड क्या है. प्राइमरी मेमोरी पता है, अपन ने ये तो शुरुआत किया था पहले दिन. ठीक है. हम जब भी सिस्टम में कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप, कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए. ठीक है. अब वो जगह मिलेगी कहाँ? मैं तो ये जानता हूं दो तरह की मेमोरी है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक रैम, एक हार्ड ड्राइव. ठीक है. अब ये जो सेशंस में, आइडल का सेशन हो या कोई प्रोग्राम हो, इसमें जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उस वेरिएबल को एक टेम्पररी मेमोरी अलोकेशन होता है, उसका स्कोप होता है जब तक कि आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक. ठीक है. प्रोग्राम गया, मेमोरी गई, कहानी खत्म. मेमोरी रिवोक हो जाएगी, गई मतलब रिवोक हो जाएगी, फिर वो कोई दूसरे प्रोग्राम्स वेरिएबल्स उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर मैंने जब किसी पॉइंट पे लिखा x बराबर 10, तो इसको लिखने के साथ ही रैम में इस नाम के ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी स्लॉट अलोकेट हो गया, उस पर वैल्यू 10 स्टोर हो गई. ठीक है. फिर इसके बाद मैंने लिखा y बराबर 10, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या था? x. ठीक है. उसमें मैंने वैल्यू फिर से क्या स्टोर करी? 10. अब हमारे हिसाब से ये कितने वेरिएबल्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए? दो. एक का नाम x, एक का नाम y. तो सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी में कितने स्लॉट्स इस सिचुएशन में लॉजिकली स्पीकिंग रिजर्व हुए होंगे या बुक हुए होंगे? भाई x, y, x के पास अपनी एक वैल्यू है, y के पास अपनी एक वैल्यू है, तो क्या रैम में हमने दो स्लॉट मेमोरी के रिजर्व कर लिए हैं? ठीक. ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में, अगेन आई एम कंपेयरिंग दिस विद C एंड C++, ठीक है, उसमें मेरा ज्यादा काम किया हुआ है.
C++ में या दूसरी HLMs में क्या होता था कि जो आप बोल रहे हो वही सत्य होता था। x बराबर 10, x के लिए प्राइमरी मेमोरी में एक मेमोरी एड्रेस अलोकेट कर दो, उसको एक जगह दे दो कि जहां पे वो अपनी वैल्यू संभाल के रखेगा। y बराबर 10, y को भी एक जगह दे दो, 2 स्लॉट बुक्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में आप किसी जरिए से उनके एड्रेसेस को देख भी सकते थे, यहां भी देख सकते हैं। और यहां किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को, लोकेशन को देखने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है आईडी, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो सकता है, और बोल रहे हो अगर नहीं हो सकता है, दोनों ही की जांच आईडी से की जा सकती है। तो मैंने लिया आईडी ऑफ x इक्वल्स टू कुछ तो भी एक काउंट आ गया, उससे अपने को मतलब नहीं, एड्रेस है ये। इसके बाद मैंने लिखा आईडी ऑफ y और फिर एंटर प्रेस किया, तो आई ऑब्जर्व दैट कि सेम memory location or address has been allocated to both the variables x and y। तो ये ब्यूटी ऑफ पाइथन है कि यहां पे आपके दोनों डिफाइंड वेरिएबल्स, दो द एंड यूजर इज नॉट हैविंग दैट विजन कि यार ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या मानना है कि मैंने दो वेरिएबल लिए और दोनों में मैंने 10-10 स्टोर किया है, तो जरूर मेमोरी में दोनों की अपनी अपनी एक स्टोरिंग स्पेस होगी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं ऑफ क्लास इंटीजर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहां पे वही बात बोल रहा हूं, x बराबर 10 लिखने का मतलब क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ये आसान भाषा है, ठीक है। टेक्निकल भाषा में या पाइथन की लैंग्वेज में अगर आ जाए तो यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास इंटीजर, ठीक है। तो जब आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके बाद में अगर सपोज आप फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जा रहे हो और यू आर ट्राइंग टू स्टोर द सेम वैल्यू इन द अदर ऑब्जेक्ट, तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट डज वन थिंग, वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेमोरी करेगा और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेमोरी करेगा और जगह बचाने के लिए बोलेगा यार तुम दोनों को एक ही वैल्यू की जरूरत है, तो फिर दो अलग अलग जगह पे स्टोर करके क्या करोगे, एक काम करो, मैंने एक जगह पर ये ऑब्जेक्ट बना रखा है, तू भी इसको पॉइंट कर, तू भी इसको पॉइंट कर, कहानी खत्म। सबसे बड़ा फायदा स्पेस बची, ठीक है। नाउ इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल ये खड़े हो जाते हैं, स्पेस तो बची, प्रोग्राम की 12 बज जाएगी, एक्स को पता नहीं क्या करना है, वाई को पता नहीं क्या करना है, एक्स की जरूरत कहां पड़ जाए, वाई की जरूरत कहां पड़ जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में सपोज मैंने किसी पॉइंट पे लिख दिया x इक्वल्स टू 20 और एंटर प्रेस कर दिया, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था कि x को अगर कोई घर मिल गया, x को अगर कोई मेमोरी स्लॉट मिल गया, तो वहां क्या होता था, अब उसके पूरे जीवन काल में उसका घर वही रहेगा। जब तक x जिंदा है, जब तक प्रोग्राम है, तब तक x का एड्रेस वही है, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर x जो है जैसे ही उसकी वैल्यू बदली, तो उस ये जो घर था ये x का नहीं था, ये 10 का घर था। समझो बात को, दिस हाउस, दिस मेमोरी स्लॉट डज नॉट बिलोंग्स टू x, इट बिलोंग्स टू 10। अब आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। वो 10 का घर था, x और y दोनों उस पर पॉइंट कर रहे थे, दोनों उसमें रह रहे थे, लेकिन अब x की वैल्यू चूंकि 20 हो गई है, तो x को 10 का घर छोड़ना पड़ेगा, उसको दूसरा घर एलोकेट होगा जिसके अंदर क्या है, अब 20 है। बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा कि ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग क्रिएटेड एंड द वैल्यूज आर एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स। सो आईडी ऑफ x नाउ गॉट चेंज्ड and this ID something else. Now in this picture I have brought a third variable, say z, in which I am trying to store 20 and then I pressed enter. तो अगर मैं अब ID of z अगर लिखता हूं, what will I get? Same address as of x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे enter प्रेस किया, तो I've got same address which was of x। छोटे छोटे पैचेस मेमोरी से जुड़े हुए। तो अब इस बार वो जो 10 जिसकी वैल्यू है उसके पास अपना एड्रेस है, 20 जिसकी वैल्यू है उनके अपने एड्रेस है, ठीक है। तो कभी भी टेक्निकली स्पीकिंग कैलकुलेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि वेरिएबल्स जो आपका इंटरप्रिटेशन है प्रोग्राम में, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बदलते हुए चलेगी अगर, तो उसके मेमोरी एड्रेसेस जो है वो चेंज होते हुए चलेंगे, राइट। और अगर किसी सर्टेन पॉइंट पे मान लो कि वो जो 10 नाम का जो भी वेरिएबल था हमारा y शायद,
उस y को भी अगर मैंने 20 कर दिया तो id ऑफ y करने पर y का एड्रेस भी वही आएगा। इस सिचुएशन में x y z तीनों एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। व्हाट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेमोरी इट इज, 3 वेरिएबल्स 3 वैल्यूज, बट देन मेमोरी स्पॉट इज 1 सिंगल। ठीक है, नाउ इफ अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट हैपेंड विद दैट एड्रेस ऑफ 10, ठीक है, वो अभी रैम में है, अभी अलोकेटेड है क्या किसी को? नहीं है, पर वो रैम में स्पेस रिजर्व्ड है एंड दैट स्पेस इज रिजर्व्ड फॉर वैल्यू 10। ठीक है, अगर मैंने इसी सेशन में सपोज कोई एक वैल्यू ले ली VAL बराबर 10, तो सिस्टम बोलेगा 10 के नाम से तो घर रिजर्व्ड है। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया, आईडी ऑफ VAL इस बार चेक किया तो इसमें वही एड्रेस आएगा जो 10 का एड्रेस था। और अगर मान लो इस तरह का वेरिएबल नहीं भी आया तो फिर उस स्पॉट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिस्टम का अपना एक वॉशिंग क्राइटेरिया होता है, वो अपने आप उस मेमोरी को बाद में रिवोक कर देगा, क्लीनिंग के साथ वो हो जाएगी कहानी खत्म। तो अगर इस तरीके के अनयूज्ड मेमोरी स्लॉट्स हैं तो वो टाइम टू टाइम फिर वो क्लियर होते हुए चलते, फाइन। बट होल ऑफ दिस स्टोरी स्टैंड्स फॉर तब तक की एप्लीकेबल है जब तक कि हमारा जस्ट अ सेक, हमारा सेशन चल रहा है। जैसे ही मैं इसके बाहर आया, आई ट्राइड एक्सेसिंग x is nothing for this session, I tried accessing id of x which is also nothing for this session, memory clears। ठीक है, तो जब तक सेशन है, जब तक प्रोग्राम है, तब तक इन चीजों का अस्तित्व है, उसके बाद में अपने आप खत्म, रैम फ्री। रैम का यूसेज वापस 60% हो जाएगा, रैम फिर से रिफ्रेश हो जाएगी अगले वेरिएबल्स, अगले प्रोग्राम्स को प्रसाद बांटने के लिए, है ना? हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस मेमोरी के कॉन्सेप्ट में, ये जो हमने इंटीजर्स के ऊपर पूरी कहानी देखी, इंटीजर्स को इसी वजह से यहां की दुनिया में इम्यूटेबल कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो x बराबर 10, समझना बात को, तो x बराबर 10 के साथ में जो स्लॉट क्रिएट हो गया है 10 के लिए, क्या है? इस पूरी स्टोरी को दिमाग में बिठाओ और मेरे एक सवाल का जवाब दो कि x बराबर 10 करने के बाद में द मेमोरी स्लॉट दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर 10, क्या आप x बराबर 20 करके या 30 करके उसी मेमोरी स्लॉट पे जाके उस वैल्यू को स्टोर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। दिस जस्टिफाइज दैट you cannot change the object of class integer, and that's why these objects are immutables। ओह, ऐसा, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को नहीं बदल सकते, इनकी मेमोरी कॉन्क्रीट हो गई है। ठीक है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इम्यूटेबल्स कहलाते हैं, अनलाइक स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो हैं वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होगा? वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग्स नहीं, सॉरी, लिस्ट, आई एम सॉरी, माय बैड, लाइक लिस्ट। तो लिस्ट होती हैं म्यूटेबल्स। तो लिस्ट अगर म्यूटेबल्स होती है का मतलब क्या हो गया? यहां वापस से देखो, ls is equals to 1 2 3, this list got created, right? It must have some address as well, so id of ls is something, this is that address where a list is stored। list मतलब ये 1 2 3 पूरी लिस्ट यहां जाके स्टोर हो गई। ठीक है, इसके बाद में आप done something, and that something is ls of 0 is equals to 100। हमने कहा था कि ये म्यूटेबल है, मतलब इसको बदल सकते हैं, तो इसके पहले पोजीशन पे हमने 100 स्टोर कर दिया, राइट? कंटेंट वापस देखने की कोशिश करी तो कंटेंट बदल गया 100 2 and 3। आईडी वापस देखने की कोशिश करी तो आईडी तो वही है। इसका मतलब ये हो गया कि सेम एड्रेस पे रखे हुए कंटेंट को आपने बाहर से बदल दिया, और अगर आपने उसी मेमोरी एड्रेस पे, उसी स्लॉट पे लिस्ट के कंटेंट को बदल दिया है, तो हम कंक्लूड करते हैं टेक्निकली कि लिस्ट आर दोज ऑब्जेक्ट्स which can be changed,
and that's why they falls under the category of mutable objects. मेमोरी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, चेंज हो गया नहीं हो गया वो सब छोड़ो, एक ही मेमोरी स्लॉट है, उसी मेमोरी स्लॉट पे पहले जो कंटेंट पड़ा था उसी को आपने बदल दिया, अगर ये इंटीजर्स की तरह बिहेव करता अगर, तो ये बदल तो जाता लेकिन इसका स्लॉट बदल जाता, मेमोरी एड्रेस जो नहीं बदला, इसका मतलब ये कि उसी घर में रहते रहते इसके कंटेंट को हमने बदल दिया, तो सेम मेमोरी स्लॉट बट द कंटेंट गॉट चेंज, दैट्स व्हाई वी कीप दिस ऑब्जेक्ट लिस्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. फाइन. इसका डिक्शनरी मीनिंग यही है, इसका डिक्शनरी मीनिंग यही है, म्यूटेबल मतलब कि दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. सब मुझे बस ये लगा था कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में करके सिंटैक्स एरर शो कर रहा है, मतलब बोल पा रहा है इसके म्यूटेबल. नहीं 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 नहीं, अभी आज समझ में आ गया. इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरीज. ठीक है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इज देयर व्हिच इज द टारगेट ऑफ पाइथन, और उसके साथ साथ में फिर हम जो बदलाव कर रहे हैं वो मेमोरी लोकेशंस के करस्पॉन्डिंग में किस तरीके से चीजें चल रही. क्लास को डिफाइन करने के लिए मेमोरी पे लोकेशन चेंज कर रहा है. क्लास तो एक्चुअली क्लासेस डिफाइन नहीं होती. जब आप लिखते हो ना x इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब ये हो जाता है हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, और सिस्टम उसको इंटरप्रेट करता है कि देयर इज ऑलरेडी अ क्लास with name int and you are trying to create an object of that class, and whenever you are trying to create an object, then a memory slot would be allocated to that object. करके देखना जितना हमने बोला है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो चीजें मैंने बोली है दिस नीड्स टू बी रिवाइज्ड. आप ये सेशन में जो मैंने अभी पिछले 15 मिनट में 20 मिनट में बोला है उसको एक बार और सुन लेना, और फिर सिस्टम पे बैठ कर उसको अपने हाथ से करके देखना, तो कहीं कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ये चीजें अगर मैं तुम रिवाइज नहीं करोगे और 1 महीने बाद तुमसे पूछूंगा तो तुम भूल जाओगे. ठीक है, हाँ, तो इसलिए तुम उसको एक बार हाथ से चला के देखो, कॉपी में कहीं लिख लो, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा. एंड कमिंग बैक टू द पाइथन स्क्रिप्ट, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी. हाँ यार ये तो, हाँ यार तू चाहता है कि हम चले ना. नहीं चलते चलते 7:40 हो गया वैसे. आज की रैम मर गई ना. नहीं बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा ये स्टेटमेंट सुन के तुमसे. आज की रैम मर गई है, अभी अपन चलते हैं. नहीं रिफ्रेश नहीं करेंगे, अभी अपन एक काम करेंगे, इसके पहले इस मेमोरी को रिफ्रेश करने के पहले या रिवोक करने पहले, फ्री करने के पहले इसको हार्ड ड्राइव में सेव करेंगे और अगली बार फिर वापस से मिलेंगे. बिल्कुल ठीक है. फिर ये शैलो कॉपी डीप कॉपी फिर अगले सेशन में जहां से शुरुआत करेंगे वहां से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, परसों कल. ठीक है, कोई डाउट आज के सेशन में जितना कंटेंट डिस्कस हुआ? ऑल वेल. ठीक है चलो मिलते हैं. सी यू. ओके भाई.